स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साइंस बाई अनिल सर पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जेनेटिक्स के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जेनेटिक्स क्या होती है, आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं और हेरिडिटी क्या होती है। इन सब की चर्चा यहाँ हम करने वाले हैं तथा उसके बाद हम देखेंगे मेंडल की सफलता के क्या कारण थे और मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पादप का ही चयन क्यों किया। ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक्स क्या होती है। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की एक शाखा का नाम है और इस जेनेटिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है वह जीन से हुई है। जेनेटिक्स में सजीवों के लक्षणों की वंशागति और उनकी विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की वंशागति व विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की जिस शाखा में सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता या वंशागति बोले और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहा जाता है। आनुवंशिकी के पिता की बात करें कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं। आनुवंशिकी का पिता, तो आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले मटर के पादप पे प्रयोग करके आनुवंशिकता से संबंधित कुछ नियम दिए थे, इसलिए आनुवंशिकी का जनक या पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तथा आधुनिक आनुवंशिकी के पिता की बात करें, मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवंशिकी के पिता आधुनिक आनुवंशिकी के पिता बेटसन को माना जाता है। बेटसन। तो यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं, आनुवंशिकी का पिता कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, तथा आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कौन है, बेटसन को आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ये बात तो हो गई आनुवंशिकी की परिभाषा। इसके बाद हम बात करें आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक लक्षण, तो हमें कुछ लक्षण हमारे माता पिता से प्राप्त होते हैं। जो लक्षण हमें माता पिता या अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। यानी ये माता पिता से उनकी संतान में संचरित हो जाते हैं, उन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। परिभाषा लिखें, वे लक्षण जो जनक से संतति में संचरित होते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। जनक से उनकी संतति में संचरित होने वाले लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। तथा एक शब्द और है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता या हेरेडिटी
या फिर इसको वंशागति भी कहा जाता है। आनुवंशिकता, हेरेडिटी या वंशागति क्या होती है कि जनक से जो लक्षण संतति में जाते हैं उन लक्षणों को हम जानते हैं कि आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और जीव विज्ञान की जिस शाखा में सजीवों के लक्षणों की वंशागति और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं। अब ये आनुवंशिकता या हेरिडिटी या वंशागति क्या होती है, तो इस शब्द का गठन की बात करें तो स्पेंसर ने ये आनुवंशिकता या वंशागति शब्द स्पेंसर के द्वारा दिया गया। और वंशागति होती क्या है कि माता पिता से जो लक्षण संतति में संचरित होते हैं, इन लक्षणों के माता पिता से संतति में जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है हेरेडिटी या वंशागति। तो इसकी परिभाषा को हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं कि आनुवांशिक लक्षणों का जनक से आनुवांशिक लक्षणों का जनक से संतति में संचरित होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहा जाता है। आनुवंशिकता कहा जाता है। ये तीन शब्द हो गए जो काफी मिलते जुलते हैं, आनुवंशिकी, आनुवंशिक लक्षण और आनुवंशिकता, हेरिडिटी या वंशागति। अब इसके बाद हम बात करते हैं मेंडलवाद के बारे में। के चर्च के पादरी थे ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने मटर के पादप पे प्रयोग करके आनुवंशिकता से संबंधित कुछ नियम दिए थे और उन्हीं नियमों को मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। मेंडल द्वारा आनुवंशिकता से संबंधित दिए गए नियमों को मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 3 नियम दिए थे जिनको मेंडलवाद कहा जाता है, जिनमें पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम तथा तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन तीनों नियमों की चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ पे अब हम ये देखते हैं कि मेंडल ने जो आनुवंशिकता से संबंधित जो नियम दिए, ये नियम इन्होंने कौन से पादप पे प्रयोग करके दिए थे, तो उस पादप का नाम है उद्यान मटर, जिसका बॉटनिकल नाम होता है पाइसम सेटाइवम या उद्यान मटर पर इन्होंने अपने प्रयोग करके आनुवंशिकता से संबंधित कुछ नियम दिए। उन नियमों को मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। अब मेंडल की सफलता के क्या कारण थे उनकी बात करते हैं। अगला टॉपिक ये लें हम, मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के क्या कारण रहे, तो मेंडल की सफलता के यहाँ हम 3 कारणों की बात करेंगे, जिसमें पहला कारण ये है कि मेंडल ने अपने प्रयोग जो उद्यान मटर पे किया था, इन्होंने उस पे जो लक्षण प्राप्त हुए उनका एक साथ अध्ययन न करके एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। तो ये इनकी सफलता का पहला कारण है कि इन्होंने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया।
ये इनकी सफलता का पहला कारण था कि इन्होंने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। दूसरी बात, इस वंशागति के अध्ययन से जो भी आंकड़े प्राप्त हुए, प्राप्त आंकड़ों का इन्होंने सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया, यानी उन आंकड़ों की गणना में किसी प्रकार की कोई त्रुटि इन्होंने नहीं की। तो ये दूसरा कारण था इनका सफलता का कि प्राप्त आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। प्राप्त आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। और तीसरी बात करें कि पादप का चयन भी सावधानी पूर्वक किया। पादप का चयन भी सावधानी पूर्वक किया। ये इनकी सफलता के 3 कारण थे जो यहाँ लिख रखे हैं। मेंडल की सफलता के क्या कारण थे? एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, प्राप्त आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया, यानी उनकी गणना में किसी प्रकार की कोई त्रुटि इन्होंने नहीं की, और पादप का चयन भी सावधानी पूर्वक किया। इसके बाद हम अगला पॉइंट ये लें कि इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का ही चयन क्यों किया। तो नेक्स्ट टॉपिक है मटर के पादप का ही चयन क्यों किया। मटर के पादप का ही इन्होंने चयन क्यों किया। ये और कोई पादप है उन पे भी अपने प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उद्यान मटर के को ही इन्होंने क्यों चुना। तो इसमें देखें, मटर को चुनने का पहला कारण तो ये था कि मटर है वह 1 वर्षीय पादप है। 1 वर्षीय पादप होता है, अर्थात 1 वर्षीय पादप होने का मतलब ये है कि इसकी जो परिपक्व अपन बीज बोने से लेके जहाँ ये हमें फल प्रदान कर देगा वो अवधि 2 या 3 महीने की है, तो उसको कहा जाता है 1 वर्षीय पादप। अब 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों की वंशागति का अध्ययन किया जा सकता है। तो ये पहला कारण था इन्होंने मटर के पादप को ही क्यों चुना, क्योंकि मटर का पादप 1 वर्षीय होता है, जिस कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरे कारण की बात करें कि मटर है वह द्विलिंगी पुष्प है। इसका द्विलिंगी बोले या उभयलिंगी पुष्प होता है कि जिसमें नर जननांग और मादा जननांग अर्थात पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। तो मटर का जो पुष्प है वह द्विलिंगी होता है, जिस कारण द्विलिंगी होने के कारण इसमें आवश्यकता अनुसार स्वपरागण भी करवाया जा सकता है तथा विपुंसन विधि के द्वारा परपरागण भी करवाया जा सकता है। ये इन्होंने मटर के पादप के चयन का दूसरा आधार रखा कि द्विलिंगी पुष्प होने के कारण हम क्या कर सकते हैं, स्वपरागण भी करवा सकते हैं और स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी संतति प्राप्त हो सकती है और परपरागण के द्वारा विषम युग्मजी संततियां भी प्राप्त की जा सकती हैं। तो स्वपरागण और परपरागण भी करवाया जा सकता है। तीसरी बात इनकी ये थी कि मटर में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए 7 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। अब वो 7 लक्षण कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि इन्होंने 7 लक्षणों पे अपने प्रयोग किए थे। तो ये तालिका काफी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से इसको बनाते हैं। क्रम संख्या, लक्षण, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी। प्रभावी जो F1 पेटी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहा जाता है, जो F1 पेटी में प्रकट नहीं होते उन्हें अप्रभावी कहते हैं। क्रम संख्या में पहला लें पादप की ऊंचाई। 7 विपर्यासी लक्षणों पे इन्होंने जो प्रयोग किए थे उनमें है पहला पादप की ऊंचाई। इसमें प्रभावी तो है लंबा और अप्रभावी है बोलना।
एक तो ये था। दूसरा, पादप के ऊपर लगता है पुष्प, तो दूसरा इन्होंने लिया पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति, अगर पुष्प की स्थिति कक्षीय है तो वह प्रभावी है, और अग्रस्त है तो अप्रभावी है। पुष्प की स्थिति यदि कक्षीय है तो वह प्रभावी लक्षण है, और अग्रस्त है तो अप्रभावी लक्षण है। कक्षीय का मतलब इस प्रकार से होता है, जैसे ये मटर का पादप है, ये इसमें ये पत्तियां हैं, और इसमें ये जो पुष्प है इसके ऐसे बीच बीच में लगे होते हैं। इस स्थिति को कहा जाता है कक्षीय स्थिति। और यही सारे पुष्प यहाँ बीच में न लग के पुष्प के ऊपरी सिरे पे, ये पादप के ऊपरी सिरे पर ही लगे, उस स्थिति को अग्रस्त कहा जाता है। तो अगर कक्षीय स्थिति है तो वो प्रभावी लक्षण है, और अग्रस्त है तो वो अप्रभावी होगा। पुष्प की स्थिति की बात हो गई। तीसरा इन्होंने लिया पुष्प का रंग। पुष्प का रंग, अगर पुष्प का रंग बैंगनी है तो वह प्रभावी लक्षण है, और यदि सफेद है तो वह हो जाएगा अप्रभावी। ये 3 कारक हो गए। चौथा, अब पुष्प आगे परिवर्तित होता है फली में, तो अगली बात करते हैं फली के रंग की। फली का रंग, मटर की फली में हम जानते हैं कि अधिकतर फलियां हरे रंग की होती हैं, तो यदि फली का रंग हरा है तो वह प्रभावी है, और यदि फली का रंग पीला है तो वह अप्रभावी लक्षण होगा। पांचवा, फली की आकृति या फली का आकार, अगर फली फूली हुई है तो वह प्रभावी लक्षण है, और फूली हुई न होके वह चपटी या ये कहीं संकीर्णित है, संकीर्णित, तो वह अप्रभावी लक्षण होता है। फिर फली के अंदर होता है बीज। तो अगली बात करें बीज का रंग। अब ये फली के रंग का यहाँ उल्टा होगा। बीज का रंग प्रभावी तो होता है पीला, और यदि बीज का रंग हरा है तो वह अप्रभावी लक्षण होता है। लास्ट 7वां, बीज का आकार। बीज का आकार, यदि बीज का आकार गोल है तो वह प्रभावी लक्षण, और बीज जूरीदार है तो वह अप्रभावी लक्षण है। ये 7 लक्षण थे जिन पर मेंडल ने अपने प्रयोग करके वंशागति से संबंधित 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। तो ये था जेनेटिक्स से संबंधित आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आगे वाले वीडियो में हम आनुवांशिक शब्दावली के बारे में चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।